सर आज लगी हुई थी क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर की एक पिटिशन मुल्ज़िम की जानिब से, और हमारी एक पिटिशन थी जो हमने फ़ाइल की थी कि हमें तफ्तीश से कुछ शिकायतें हैं और इसके अंदर कोई डीआईजी लेवल का आदमी इसको सुपरवाइज़ करे जिसका ताल्लुक सीआईए एवीसीसी से ना हो। अच्छा, जब ये शुरू में पिटिशन लगी तो हमने सबसे पहले अदालत ने सवाल पूछा क्या इसमें चालान फ़ाइल हो गया है। थोड़ी अफसोस की बात है, हो सकता है प्रॉपर अपडेट ना हो, मगर जब अदालती कार्रवाई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपडेट ना हो। मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि जी ये स्क्रूटनी के लिए रखा हुआ है चालान, जिसके ऊपर मैंने चालान की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो मैंने अदालत से हासिल की है, मैंने रिकॉर्ड पे रखी और मैंने कहा सर स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई है, चालान अब जुडिशल वर्डिक्ट के लिए सबमिट हुआ है और अदालत ने फ़ैसला करना है। उसके ऊपर अदालत ने फ़ौरन कार्रवाई जो है वो समराइज़ की और उन्होंने कहा कि अब ये पिटिशन्स मेंटेनेबल नहीं है, अब आप लोगों का रेमेडी और रिलीफ जो है वो ट्रायल कोर्ट के आगे लाई करता है। मैं तो यकीनी तौर पे चालान की कॉपी लेके इसलिए गया था चूँकि मेरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन से शिकायतें थी बात फेयर करनी चाहिए। मैं तो कंसीड करने गया था कि सर अब चूँकि चालान सबमिट हो गया तो मेरी रेमेडी लाई करती है बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। मैंने जब फाइल की थी तब तक चालान नहीं था, तो चालान के बाद उनकी भी डिस्पोज ऑफ हो गई, क्वाशमेंट की सीपी एज नॉट मेंटेनेबल, और हमें भी कहा गया कि जो रिलीफ आपको चाहिए आप ट्रायल कोर्ट में चाहिए। उसके बाद एक और सीपी इन्होंने फाइल की हुई थी, बट एप्लीकेशन लगाई हुई थी कंटेम्प्ट की। अब कंटेम्प्ट आपको पता है वो अदालत और कंटेम्नर के बीच का मामला होता है और जो एप्लीकेंट होता है वो तो होता है, बट तीसरे किसी बंदे को फरीक नहीं बनाया जाता। बट मैं उस पर खड़ा हुआ चूँकि जो ओरिजिनल पिटिशन थी जिसमें बच्ची को सेट लिबर्टी किया गया था जो कि 8 जून को डिस्पोज ऑफ हुई थी, उसमें इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की। तो मैंने अदालत को बताया, मैंने कहा सर तो प्रॉपर तरीका ये है कि अदालत से अगर कोई कंटेम्प्ट की बात की जा रही है तो कम से कम इस हाई कोर्ट के ही तमाम तर लेटेस्ट ऑर्डर्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखा जाए। ये हाई कोर्ट बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है, जिसके बाद मौजूदा कार्रवाइयाँ सारी हो रही हैं। उसके ऊपर अदालत ने 6 हफ्ते का टाइम दिया और सिंपल बेसिक नोटिस इशू किया है, कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया है कि आईओ साहब और पीजी साहब भी आके अपना मौक़िफ़ दें। और मुझे बतौर वकील मुद्दई स्पेशल परमिशन दी गई है कि मैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो मैंने अदालत को कहा कि हक़ाइक़ छुपाए गए हैं वो मैं अदालत के सामने रखूँ नेक्स्ट हियरिंग से पहले, चूँकि जो भी इस वक्त कार्रवाई है वो हाई कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर्स के तहत है। तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है कि आप आधी कार्रवाई दिखा के कंटेम्प्ट अपेयर करें। अगर आप ये आर्गूमेंट ले रहे हैं कि हाई कोर्ट की इंटेग्रिटी का सवाल है तो हाई कोर्ट की इंटेग्रिटी डिमांड करती है कि हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स हाई कोर्ट के सामने रखे जाएं। क्या कोई ऐसी हिदायत है कि जो लास्ट में हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस चले थे उसमें एडवोकेट जनरल का जो मौक़िफ़ था उसकी भी कोई चीज़ें सामने रखी जाएँ इस केस के अंदर? तो आज ऐसी कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुई हैं, इस हद तक बात ही नहीं गई है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जी मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया, उसमें मैंने कहा कि सर लेटेस्ट ऑर्डर्स नहीं आए और प्लीज़ नोट वही एडवोकेट जनरल और वही पीजी ऑफिस मौजूद थे जिस दिन लास्ट हियरिंग हुई थी 21 जुलाई को, जिसमें बच्ची को कराची बुलाने को कहा गया था। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल से पूछा गया और उन्होंने कोई इसके अंदर अपोजिशन नहीं दी। तो एजी का मौक़िफ़ उस वक़्त जब बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट उसको 17 का बता रहा था और एजी का मौक़िफ़ उस वक़्त जब बच्ची का प्रॉपर मेडिकल बोर्ड उसे 15 साल का बता रहे हैं। एजी का मौक़िफ़ उस वक़्त जब अदालत बच्ची को मेजर तस्वर कर रहा है और फिर एजी का मौक़िफ़ उस तरफ जब अदालत ख़ुद बच्ची को मायने कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एजी साहब ने कहा है कि ये पत्थर की लकीर है, हैबियस कॉर्पस वाहिद है। मैं जो लोग नहीं जानते उनको आगाही दे दूँ, रेस जुडिकाटा वो जो एक प्रिंसिपल है कि जो एक चीज़ बार तय हो जाए वो दोबारा से रिविजिट नहीं की जा सकती। ये हैबियस कॉर्पस 491 वो सेक्शन है जिसके अंदर ये लगता ही नहीं, अप्लाई नहीं होता। टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं हमेशा हैबियस कॉर्पस में, वो पर्सुएंट टू चेंज ऑफ फैक्ट्स होती हैं, डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स। एक नई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के तमाम चीज़ें हाई कोर्ट के सामने थी जिसके तहत वो ऑर्डर हुआ, बच्ची को कराची लाया गया। यकीनी तौर पे आप अगर कह रहे हैं कि आईओ और पीजी कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो बेल खारिज हुई वो भी कंटेम्प्ट था क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, या जो इसके अंदर बच्ची को रिकवर कराया गया आईओ को नोटिस हुए और फिर बच्ची को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेजा मैजिस्ट्रेट साहब ने, क्या फिर वो भी कंटेम्प्ट है? या अब जो चालान जमा हुआ है और चालान को पढ़ के जेएम साहब ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट का ट्रायल बनता है तो उन्होंने उसको स्पेशल कोर्ट फॉरवर्ड कर दिया वाया डीजे, क्या फिर वो भी कंटेम्प्ट है? यकीनी तौर पे जहाँ जहाँ अदालतें लेटेस्ट ऑर्डर से वाकिफ़ हैं अदालतों के और वो प्रॉपरली अपने कार्रवाई करें। और इवन प्लीज़ नोट, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसकी भी बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है। उसकी बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन यूँ की जा रही है कि जो ऑनरेबल जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का और ऑनरेबल जस्टिस अमजद अली सहीतो का ऑर्डर था वो बहुत वाज़े था। उन्होंने उस वक़्त एज की बुनियाद पे बच्ची को सेटेड लिबर्टी ज़रूर किया था, जो फिर बाद में एज का चेंज रही, बट उन्होंने वाज़े किया था कि हम वैलिडिटी ऑफ मैरिज में तबसरा नहीं कर रहे,
और हम ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ डिस्प्यूट है एज पे, इस पे तबसरा नहीं कर रहे। रेमेडी पिटिशनर के पास एफआईआर के ज़रिए ट्रायल कोर्ट के सामने है, वो वहाँ पे उसे परसू करे। किसी भी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, किसी भी ट्रायल को रोकने के लिए ऑर्डर्स कभी दिए नहीं गए थे। एक होती है मिस रीडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर, वो अपनी जगह है, वो वकीलों का राइट है कि उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। हमें अफसोस इस बात का है कि हाइडिंग ऑफ ऑर्डर्स नहीं होनी चाहिए। कम से कम तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने रखें। एक बार फिर आप चालान के पॉइंट्स बता दें जिसकी वजह से आप हाई कोर्ट आए थे। देखिए, मैं जब आया था हाई कोर्ट, उस वक्त मेरी शिकायतें थी कि चालान के अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी मौक़िफ़ है। कॉन्ट्रडिक्टरी मौक़िफ़ यूँ है कि पुलिस का इसरार है डे 1 से, जिस दिन से एफआईआर कटी है, और पुलिस ने ही थ्रू आउट इसके अंदर सेक्शन मेंटेन किया है ट्रैफिकिंग का। अब ट्रैफिकिंग क्या होती है? ट्रैफिकिंग होती है जबरी मुशक्क़त या बदफेली की नीयत से किसी को ट्रांसपोर्ट करना और हार्बर करना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि किडनैपिंग बेमकसद थी? किडनैपिंग सिर्फ सादी भी किडनैपिंग थी। अगर ट्रैफिकिंग आपकी बदफेली की नीयत से है, अगर ट्रैफिकिंग आपकी जबरी मुशक्क़त की नीयत से है, तो फिर किडनैपिंग भी उसी ज़ुमरे में आके जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? दूसरी बात मेरा इसमें था कि देखिए, आईओ साहब ने खुद दरख्वास्त दी एमएलओ कराने की, हमने तो नहीं दी थी। आईओ साहब ने खुद 375 लगाया प्रोग्रेस रिपोर्ट में, हमने तो नहीं लगाया था। आईओ साहब ने फिर ये इंटरप्रिटेशन की कि चूँकि मुझे एमएलओ कराने की इजाज़त नहीं मिली तो मैं 375 निकाल दूँ, जबकि दोनों ऑर्डर, वो जेएम साहब का हो या वो सेशंस का हो, उसमें लिखा हुआ है कि हम 375 के मेरिट को डिस्कस नहीं कर रहे। ये 375 लगना या ना लगना, और उसके बाद भी अदालत कहती रही। अब जानबूझ के आप एक जज साहब के कंधे पे बोझ डालें, ट्रायल कोर्ट के कंधे पे बोझ डालें कि जी इनकी वजह से 375 निकला है, जबकि वो कोर्ट खुद कह रहा है कि हम 375 के मेरिट से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एमएलओ कराने में तबसरा कर रहे हैं। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन जब होती है ना, देखें, एक तो है कि कोई चीज़ रिकॉर्ड पे लाई नहीं गई, या एक चीज़ के जो फैक्ट्स हैं उस हवाले से आपने प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म किया। जब आप फैक्ट सामने रखने के बावजूद गलत ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो मैलिफाइड होता है। हाउएवर, जो चालान पोस्ट स्क्रूटनी हतमी शक्ल में सामने आया है, उसमें वो डिफेक्ट्स क्योर किए गए हैं। आपका जो सिंध का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2009 है, उसका सेक्शन 9 एम्पावर करता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कि जब चालान आपके सामने आए उसको स्टडी करें, उसको स्क्रूटनाइज करें और जो डिफेक्ट्स हैं वो हाईलाइट करें। और सेक्शन 10 पाबंद करता है पुलिस को कि जो डिफेक्ट्स प्रोसिक्यूशन हाईलाइट करेगी, उन डिफेक्ट्स के तहत वो डिफेक्ट्स दूर किए जाएँ, वरना वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फेस कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्ट 2009 पे आने से पहले यही एक्ट की प्रोविजंस एक ऑर्डिनेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी सिंध में। पहले 2006 का सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रोसिक्यूशन को जो राइट्स दिए गए हैं और प्रोसिक्यूशन जो डिफेक्ट्स निकालता है और उसके साथ जो कंप्लायंस होती है वो बिल्कुल प्रॉपर है, बिकॉज द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इज़ द एक्सपर्ट डिपार्टमेंट। और ये रियासत बनाम मुल्ज़िम है, केस प्रोसिक्यूशन ने चलाना है, आईयू ने नहीं चलाना। आईयू का काम ख़त्म हो जाता है जिस दिन उसने चलान जाके प्रोसिक्यूशन को दे दिया। बाकी तो ट्रायल की पूरी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, स्क्रूटनी उन्होंने करनी है, वरना उनसे भी सवाल हो सकता है कि चलें प्रोसिक्यूशन, आईयू की तो मैलिफाइड थी, आपने अपने एंड पे क्या किया। तो दोनों डिपार्टमेंट्स की अपनी इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ इंडिपेंडेंटली पूरी की हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी भी हमारे बहुत से खदशात कुछ सेक्शंस के हवाले से कि ये निकाह फोर्ज्ड है, इसमें फोर्जरी और फ्रॉड और चीटिंग के दफात होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें आएंगी। बट जब मैंने चलान पेश किया अदालत में, मैंने खुद कंसीड किया, मैंने कहा सर अब ये ट्रायल कोर्ट का मामला है, वहाँ हमारी रेमेडी लाई करती है। इवन टू द एक्सटेंट कि मैंने कहा कि सर मेरी एक प्रेयर है कि दौरान इन्वेस्टिगेशन ट्रायल जो है वो मुल्ज़िम को ना मिलने दिया जाए विक्टिम से। उसमें भी जज साहब ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट के सामने रेमेडी अवेल करें। मैंने कहा सर आई एम गाइडेड बाय योर विजडम, बिल्कुल सही बात है। तो ये है कि वो दो पिटिशन स्क्वॉशमेंट की खारिज हो गई हैं। हमने तो खुद चालान पेश करके कंसीड किया कि सर हमारी रेमेडी भी, चूँकि हमें अनफेयर ग्राउंड्स के ऊपर नहीं रेजिस्ट करना चाहिए। आपको पता है कि जब ये ऑनरेबल जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब के सामने सेकंड सीपी गई थी जिसमें बच्ची को कराची लाने के ऑर्डर किए थे, मैंने कंसीड किया था, मैंने कहा सर बच्ची इस वक्त दारुल अमान में है एज़ पर ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर मैजिस्ट्रेट, तो मैं इसको इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं कहूँगा। हमें फेयर बातें करनी चाहिए, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, जजेस डेफिनेटली सारे हक़ाइक़ की रोशनी में फैसला करेंगे। और कंटेम्प्ट की हद तक जो है वो 6 हफ्ते में सिंपल नोटिस उनको किया गया है। और ये कोर्ट ने रियलाइज़ करते हुए कि देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जो इस कंटेम्प्ट पिटिशन के साथ नहीं लगाए गए, कोर्ट ने हमें अलाउ किया, जिस पे अक्यूज़ ने बोला कि सर हमने तो इनको पार्टी नहीं बनाया है, जिस पे जज ने बोला कि मुझे पता है आपने पार्टी नहीं बनाया, बट वी वांट हिम टू असिस्ट अस, कि वो आके अपनी असिस्टेंस दें, वो देना चाह रहे हैं, उनको देने दीजिए। ये आज की कार्रवाई है। अब इसमें रिमांड जो है, अगला जो दोबारा कस्टडी रिमांड की मेरे ख्याल में 20 तारीख को आएगी जेएम साहब के पास,
और बेल की जो हेयरिंग है वो अब मंडे को है, 22 तारीख को। मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे वो टाइम फिक्स है मैटर। फिलहाल उसमें ये अपडेट है। थैंक यू।